हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। अपन ने टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर दिया था, जो केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट है, क्योंकि पहले अपन एटम के बारे में ठीक से जान लें, फिर एटम से रिलेटेड कैलकुलेशन फर्स्ट यूनिट पर काम करेंगे। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक रोका था याद होगा। हमने कैथोड रेस में पता चला था जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हैं। उसके लिए हमने एनोड और ZNS की स्क्रीन के बीच में हमने फील्ड सप्लाई की थी। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रेजेंट रहती है या इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द कैथोड रेज जो सीधे स्ट्रेट चले थे, ये पॉइंट बी पर टाइनी फ्लैश दिया था, एक चमक दिया था, ZNS फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर हमें डिटेक्ट हुआ था। और हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड रखे तो ये डिफ्लेक्ट होकर पॉइंट ए की तरफ चला गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी और मैग्नेटिक फील्ड रखे तो ये सी पर चला गया। यानी ये कंफर्म है कि कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज कितना है वो तो मुल्किन का काम था, तो मुल्किन ने कैथोड रेस के ऊपर का चार्ज निकालकर हमें बता दिया था कि ये 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है, और नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव फील्ड्स की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव, इसलिए हम ये कैथोड रेस के अंदर जो पार्टिकल था उसको हमने माइनस लिखा था, यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। -1.6 नहीं, माइनस का मतलब दे आर नेगेटिवली चार्ज, और क्वांटिटी कितनी है चार्ज की? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स। अब जे थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट में हम रेशो देखने वाले हैं। ये भी जे थॉमसन का ही एक्सपेरिमेंट है। रेशो किसका? चार्ज अपॉन मास का। ये भी जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चार्ज बाय मास रेशो, और इसको नाम दिया इन्होंने स्पेसिफिक चार्ज। क्या नाम दिया इन्होंने? स्पेसिफिक चार्ज। चलो बेटा आप जल्दी से ये डायग्राम बनाओ। जे थॉमसन का ही एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, पहले कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट देखा था, अब अपन E/m रेशो देखने वाले हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी बनाओ डायग्राम, अच्छे से बनाना। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ नॉर्थ लिखा हुआ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस और माइनस, अलग अलग कलर यूज करो। मैं ब्लू और ब्लैक कलर यूज किया हूँ। पूरा ट्यूब के, पूरा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है, और उस तरफ ZNS को ब्लू कलर से किया गया, ZNS स्क्रीन को। ये मैग्नेट है ब्लू से, ये प्लस और माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ZNS फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ये अपना कैथोड और ये एनोड, ये पोटेंशियल। बना चुके बेटा? क्लियर? हो गया? चलो अब ध्यान से सुनो। ये तो उम्मीद है आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये इधर ए की तरफ आ रहा। अब मैंने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल बढ़ाया। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल बढ़ाया तो इसका डिफ्लेक्शन भी बढ़ा, यानी कि पोटेंशियल बढ़ाने से इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इस चेंज हो रहा है, डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल बढ़ाने से डिफ्लेक्शन का एंगल इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, और कम करने से कम होने लगेगा। उसी तरह जब मैंने मैग्नेट ऑफ कर दिया, मैग्नेट वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई,
तो इस डिफ्लेक्शन बढ़ने लगा। इसका मतलब कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, या ये कह लो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है अच्छे से? अब इन्होंने चार्ज और मास का रेशियो निकाला, तो बेटा क्या किए, अब एक साथ दोनों फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। आप खुद समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रही के पॉइंट ए पर आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड चाह रही के पॉइंट सी पर आ जाए। हमने दोनों फील्ड अप्लाई करी। जब दोनों फील्ड अप्लाई करी और इनकी स्ट्रेंथ आगे पीछे या इनका पोटेंशियल कम ज्यादा ऐसे किया कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेस हमें फिर से डिटेक्ट हो जाए पॉइंट बी पर। पहले तो एब्सेंट थी तो पॉइंट बी पर जा रही थी, अब हमने दोनों के प्रेजेंस में पॉइंट बी पर लाने के लिए उसकी स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल इस ढंग से एडजस्ट किया कि दोनों एक दूसरे के पावर्स को कैंसिल करें, न्यूट्रलाइज करें और पॉइंट वहीं पर बी डिटेक्ट हो जाए। इज इट क्लियर? अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखा, मैग्नेटिक फील्ड भी रखा, मगर कैथोड रेस कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही, उसी पॉइंट पर डिटेक्ट हुई जब ये फील्ड्स एब्सेंट थी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के बराबर है। उस टाइम पर उन दोनों फील्ड का रेशो से, जब उन्होंने दोनों फील्ड की मदद से रेशो से कुछ निकाला तो उसको एक टर्म दिया E/m रेशो। क्या नाम दिया बेटा? E/m रेशो और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेस, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेस और E/m रेशो। और वैल्यू जब इनकी निकाली तो ये आया 1.7588 है, तो मैं 1.76 ले रहा हूँ इंटू 10⁻11 कूलम्स पर केजी। तो ये आया स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेस पार्टिकल। अब जरा पुराने वाले बात पर आओ, याद होगा मैंने यहाँ लिखा था गैस, तो बेटा यानी से वो जो कैथोड रेस निकले ये गैस के अंदर से निकल कर गई, फिर उसी को एनोड के बाद पीछे खींचकर अपन ने एक्सपेरिमेंट कर डाला। तो मैंने यहाँ हाइड्रोजन गैस रखी, यानी E/m रेशो कौन सी गैस के लिए भाई? हाइड्रोजन गैस के लिए। कितना आया? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर केजी। फिर मैंने वो गैस बदलकर मैंने नाइट्रोजन गैस रखी, N2 रखा, तो ये भी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर केजी। फिर मैंने ऑक्सीजन रखा E/m के लिए, ऑक्सीजन रखा तब भी यही आया। मैंने इनर्ट गैस उठाकर हीलियम रख दी तब भी यही आया। इसका मतलब एक कंक्लूजन निकला कि E/m रेशो इज इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ गैस। E/m रेशो इज इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ गैस। इज इट क्लियर? लिखिए, लिखना शुरू करो। इन J.J. Thomson specific charge experiment, in J.J. Thomson specific charge experiment, angle of deflection depends upon potential of electric field and strength of magnetic field. Next point. Electric field and magnetic field or electric potential and strength of magnetic field or magnetic flux
is adjust in such a manner, इसको adjust कर रहे हैं, is adjust in such a manner that the cathode rays particle does not shows any deflection, that the cathode rays particle does not shows any deflection. कैथोड रेस पार्टिकल अब डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, जबकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी रख रहे हैं, तब भी अब कैथोड रेस पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे. कैथोड रेस पार्टिकल डज नॉट शोज एनी डिफ्लेक्शन, अब कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहे हैं, जबकि दोनों फील्ड्स प्रेजेंट है. रेशो ऑफ दैट फील्ड्स, उन दोनों फील्ड्स का रेशो गिव द स्पेसिफिक चार्ज, वो दोनों फील्ड का रेशो हमें स्पेसिफिक चार्ज देता है. रेशो ऑफ बोथ फील्ड्स गिव्स द स्पेसिफिक चार्ज. ये लिखो E by M इक्वल्स टू स्पेसिफिक चार्ज. अभी हम कैथोड रेस का देख रहे हैं, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेस जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसी को हम बोल देंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्पेसिफिक चार्ज निकाला गया तो इट इज इक्वल्स टू 1.76 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 कूलम्स पर केजी. इज इट क्लियर? अब हमने क्या किया बेटा, कैथोड रेस में जो गैस भरी थी, स्पेसिफिक चार्ज फॉर हाइड्रोजन गैस ये आया, लिखो स्पेसिफिक चार्ज फॉर हाइड्रोजन ये आया, स्पेसिफिक चार्ज फॉर हाइड्रोजन गैस ये है. लिखे. नेक्स्ट स्पेसिफिक चार्ज फॉर नाइट्रोजन, फिर स्पेसिफिक चार्ज फॉर ऑक्सीजन सेम आया, स्पेसिफिक चार्ज फॉर हीलियम सेम आया. तो हम क्या रिजल्ट्स पे आए, कंक्लूजन क्या निकला, स्टार बना के लिखो, हाईलाइट करके लिखो. एक बार कंपटीशन में भी ये चीज़ पूछी गई थी, तो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है. लिखिए, हाईलाइट करके लिखिए, स्पेसिफिक चार्ज of cathode rays particle is independent to nature of gas. Nature of gas. Is it clear? Next. अब हमने इन लोगों ने क्या किया, पहले ये कैथोड और एनोड जो इलेक्ट्रोड्स थे, ये इलेक्ट्रोड्स को चेंज करने लगे. मान लो पहले ये दोनों इलेक्ट्रोड प्लैटिनम के लिए गैस अब फिक्स कर दी, गैस यहाँ पे फिक्स कर दी, बार बार कह रहा हूँ, ये ट्यूब के अंदर गैस फिक्स कर दी. अब इलेक्ट्रोड्स प्लैटिनम के लेकर स्पेसिफिक चार्ज निकाले तो सेम आया, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज व्हेन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स लिए तब भी सेम आया. फिर इन्होंने इलेक्ट्रोड्स को ग्रेफाइट के कर दिए, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में भी स्पेसिफिक चार्ज सेम आया. तो एक पॉइंट और लिखा गया, एक पॉइंट और ऐड करो, स्पेसिफिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट टू नेचर ऑफ गैस. Specific charge is independent to nature of gas. क्लियर बेटा? अच्छे से बात समझ में आ गई. तो दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. कैथोड रेस में जो स्पेसिफिक चार्ज आया, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेस पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट टू नेचर ऑफ गैस and independent to nature of electrodes. तो मेन कंक्लूजन निकला कि all gases और electrodes
consist of same charge particle. So भी इलेक्ट्रोड्स और गैस में एटलीस्ट एक चार्ज पार्टिकल तो सेम है, क्लियर। और उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज -1.6 10⁻⁻19 कूलम और उसका स्पेसिफिक चार्ज 1.76 × 10⁻11 कूलम्स पर kg। तो बेटा अगर मुझे मास निकालना हुआ तो चार्ज डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक चार्ज, जब ये किया गया यानी 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1.76 × 10⁻11 कूलम्स पर kg, तो ये बेटा मास हमारे पास आया। इसको भी आपको याद रखना है, मास ऑफ अपने पास कैथोड रे चार्ज पार्टिकल आया 9.1 × 10⁻31 kg। कई न्यूमेरिकल्स में आता है तो हम नॉन फिगर 9 लेकर काम कर लेंगे। कॉपी करो, ये कॉपी करो। मास ऑफ कैथोड रेस पार्टिकल इतना है 9.1 × 10⁻31 kg। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। स्पेसिफिक चार्ज निकालने के बाद इन लोगों ने चार्ज को स्पेसिफिक चार्ज से डिवाइड किया तो मास आ गया। यहां तक तो बात समझ में आ गई, क्लियर। अब देखो बेटा आगे और कि हमारे पास कैथोड रेस में एक पार्टिकल मिला जिसका चार्ज -1.6 10⁻19 कूलम है, मास 9.1 × 10⁻31 kg। बेटा बहुत जमाना पहले एक स्टोनी नामी साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ ए सेम पार्टिकल। मैटर के अंदर एक पार्टिकल सेम होगा जिसका चार्ज इतना, मास इतना है, और उसको इन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। तो द टर्म इलेक्ट्रॉन वॉज कॉइन्ड बाय स्टोनी। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि जे थॉमसन ने तो इसको नाम नेगेट्रॉन दिया था। थॉमसन इसको नेगेट्रॉन कहना चाहता था, मगर IUPAC काउंसिल ने मना कर दिया, नेगेट्रॉन नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, बट द टर्म इलेक्ट्रॉन वॉज कॉइन्ड बाय स्टोनी। इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया? आप बोलोगे स्टोनी ने। द टर्म इलेक्ट्रॉन वॉज कॉइन्ड बाय स्टोनी, बट इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो किसने निकालना सिखाया? जे थॉमसन। अब सर ये सवाल पैदा होता कि ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ? अरे भाई, कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कैथोड रेस के अंदर कौन चल रहा? इलेक्ट्रॉन्स। ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कैथोड रेस। कैथोड रेस के अंदर भीड़ है इलेक्ट्रॉन की। जैसे मैंने कहा H2O है, पानी गिरा दिया, मैं आपने कहा सर H2O कहाँ है? ये पानी जो निकल रहा है ये भीड़ है H2O की। उसी तरह द कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया बेटा? उन्हीं दिनों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कैथोड रेस पर किए जाते थे। तो देखो यहाँ पर ये कैथोड और ये आपका एनोड। यहां पर हमने रखा कैथोड, यहां रखा हमने एनोड, यहां पर हमने वैक्यूम ट्यूब लगा दिया और यहां पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल लगा दिया।
तो रोन्टजेन ROUNTGEN उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मेटल रखा, ये एक मेटल रखा, हार्ड मेटल। आपको मालूम है मेटल की दुनिया में हार्डेस्ट टंगस्टन होता है जिसका सिंबल W है। तो क्या देखते हैं कि जो कैथोड रेस ट्रैवल कर रही थी, पढ़ने के बाद हार्ड मेटल से टकराई और यहां पर आ गई। कैथोड रेस थी, एनोड की तरफ जा रही थी, आपने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो इसमें कहीं कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। क्लियर? तो जब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है तो ये कैथोड रेस गई, यहाँ पर टकराई और नीचे आ गई। फिर इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया प्लस और माइनस, नॉट डिफ्लेक्टेड। कितनी जबरदस्त बात! क्या कैथोड रेस डिफ्लेक्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में? यस। मैग्नेटिक फील्ड में? यस। कैथोड रेस आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये रेस डिफ्लेक्ट हुई? आप बोलोगे नो, दे आर अनडिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो बेटा आप जरा आराम से सोचकर आप खुद बताओ कि जब ये हार्ड मेटल से आकर टकराई और टर्न होकर कोई भी एक चीज ऐसे जा रही थी, टकराई, इधर निकल कर चले गई, अपन ने बॉल फेंका, दीवार पे टकराया, इधर होकर आ गया, उसी तरह यहाँ पर टकराकर इधर आ गई। मगर ये टकराने में बहुत सी बात हो गई। क्या बात हो गई? कि टकराने से पहले ये रेस में चार्ज पार्टिकल था। टकराने से पहले ये रेस में चार्ज पार्टिकल था और टकराने के बाद ये रेस अनचार्ज हो गई। क्या हो गई ये रेस? अनचार्ज। तो भाई ये रेस कौन सी है? अनचार्ज रेस है। और इसको क्या नाम दिया? तो पता ही नहीं था ये कौन सी रेस है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया मिस्टर एक्स। तो ये एक्स रेस है, इसका पेनिट्रेशन पावर वेरी हाई है। इज इट क्लियर? हड्डी हड्डी टूट जाती है, या अपन एयरपोर्ट पे जाते हैं या रेलवे स्टेशन जाते हैं या बस स्टैंड पे जाते हैं तो एक स्क्रीनिंग के लिए जाता है, एक्सरे मशीन से सामान पास होता है क्योंकि उसके अंदर पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। तो आपके बैग में या आपकी बॉडी में हड्डी कहाँ टूटी है, बैग में क्या क्या सामान रखा है, वो पूरा क्लियर बता देती है, आप कितना भी उसको कवर करके लेके जाओ। क्यों? उसका पेनिट्रेशन पावर हाई है। मगर उसको आज तक नहीं समझ पाए कि ये रेस क्या है, इसलिए आज तक उसका नाम चला आ रहा मिस्टर एक्स। मैथ्स में अपन, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हो, किसी की वैल्यू मालूम नहीं रहती है तो हम एक्स ले लेते, उसी तरह इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है तो आज भी हम इसको एक्स कहते हैं। तो आप जो एक्सरे किसी का निकलवाने जाते हो तो देखा होगा जो मशीन के 90 डिग्री पर 45 डिग्री से टकराकर जब रेस बाहर आ रही है आपके बॉडी पर या वो पर्सन की बॉडी पर, तो वहाँ पर अंदर कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट चल रहा था, हार्ड मेटल से टकराकर वो बाहर आया तो वो रेस बन गई कौन सी? एक्स रेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन कैथोड रेस bombard on a hard metal, when cathode rays are bombarded on a hard metal like tungsten, they produced uncharged rays with high penetration power, uncharged rays with high
penetration power called as X-rays, called as X-rays. ब्रैकेट में नाम लिखो, रोंटगेन, ROUNTGEN. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिखो, कंपटीशन में पूछा गया. इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन. Electron was discovered by J.J. Thomson. Second, the term electron was coined by, या coined माने रखना. The term electron was coined by, electron शब्द देने वाले साइंटिस्ट. The term electron was coined by Stoney. Stoney. Next point. Cathode rays consist of a stream of electrons. Next point, cathode rays consist of stream माने भीड़, stream of electrons. Next point, charge of electron or cathode rays particle. Charge of electrons or cathode rays particle practically detected by Mulliken, MULKIAN, Mulliken in oil drop experiment. In oil drop experiment. कौन सा experiment? Oil drop. In oil drop experiment. Next, E/M ratio of cathode rays particle E/M ratio of cathode rays particle practically detected by J.J. Thomson. Practically detected by J.J. Thomson. और या हम इनडायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं कि मास of cathode rays particle indirectly detected by J.J. Thomson. Is it clear? तो बेटा आज अपन ने एक फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पूरा जान लिया जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, जिसने स्टोनी ने रखा. और अब एटम नहीं बल्कि सारे मैटर में, भले ही वो कुछ भी हो, मैटर की बात कर रहा हूँ, ऑल मैटर में कंसिस्ट एक पार्टिकल है चार्ज वाला जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन. ओके, आज की क्लास इतनी. ओके, थैंक यू बेटा.